हेलो, थर्ड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हमारा ज्योग्राफी जो भूगोल मैराथन क्लासेज चल रही है, उसको हम आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने वो पहले वाले वीडियो से थोड़ा कोरिलेट करता हूँ कि हमने महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कर दी। हमने बाहरी क्षेत्र को तो वैसे साधारणतः हमने अध्ययन कर लिया कि बाहर कहाँ पे महासागर है और कहाँ पे महाद्वीप अवस्थित है। अभी महासागर और महाद्वीप के उच्चावच अभी बाकी हैं जो आगे चल करेंगे, लेकिन महासागर और महाद्वीप के आंतरिक हिस्सों में यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से किस प्रकार की चट्टानें अवस्थित है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले। पहले मैं इस भूगोल यानी इस ज्योग्राफी के तहत इस पृथ्वी का जो एक वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि इस पृथ्वी का क्या है, व्यास कितना है यानी परिधि कितनी है। ये पृथ्वी है, इसका परिधि का पता लगाना तो बहुत आसान है क्योंकि आजकल बहुत उच्च तकनीकी आ गई है। उसके आधार पे जीपीएस के आधार पे इसका हमने वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि इसका परिधि कितना है। परिधि ज्ञात करने के बाद इन्होंने इसकी त्रिज्या का भी पता लगा लिया। त्रिज्या मतलब सेंटर से लेकर के और भूपट पट्टी यानी सतह तक का जो ऊंचाई है वो कितनी है, उसके बारे में बोल दिया कि 6370 किलोमीटर है। ये ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, 6370 किलोमीटर है। इसका मतलब इसका व्यास यदि देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। व्यास हम पता कर सकते हैं। इसका गहराई का हम कैसे पता किया, सिर्फ तो सिर्फ ये परिधि का जब पता चला, परिधि के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया और दूरी को एक छोर से चारों तरफ भूमध्य रेखा की चारों तरफ की जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, जब इसका पता कर लिया तो इसके बाद इसकी त्रिज्या का भी हमको अनुमान लग गया। त्रिज्या इतना ही पता किया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, इस पृथ्वी की जिस पे हम खड़े हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, इसके बारे में परिधि के आधार पे पता लग गया है। ये है इसकी परिधि। परिधि से पता चल गया कि त्रिज्या कितनी है। लेकिन हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इसके आंतरिक संरचना यानी अंदर किस प्रकार की चट्टानें अवस्थित है, इसका अध्ययन हमको यहाँ पे करना है। तो आंतरिक संरचना का प्राप्त करने के साधन भी तो कुछ होने चाहिए। तो आंतरिक संरचना के जो साधन है उसको हम वैसे 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत। अब देखो, प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है डायरेक्ट हमको कैसे पता चले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, डायरेक्टली हमको कैसे पता चले कि कैसी है। अप्रत्यक्ष मतलब कुछ और साधनों के माध्यम से हमको कैसे पता चले कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्रत्यक्ष का स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष स्रोत में यदि देखा जाए तो इसका कैसे पता चले कि यहाँ पे अंदर की तरफ किस प्रकार की चट्टानें अवस्थित हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर कैसी चट्टानें अवस्थित हैं। तो इसका यदि अनुमान लगाया जाए तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में कुछ रॉबिन्स खाने हैं, रॉबिन्स गोल्ड माइन्स हैं। क्या है, रॉबिन्स गोल्ड माइन्स। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कौन से खाने हैं, रॉबिन्स गोल्ड माइन जो खान है, सोने की खान है। उनकी वर्तमान में यदि गहराई देखी जाए तो उनकी गहराई कितनी है, 5.5 किलोमीटर। पता चला कितना है, 5.5 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 5.5 किलोमीटर तक की गहराई के बारे में आज हमने पता कर लिया। इस गहराई के बारे में हमने आज पता कर रखा है, लेकिन इससे भी ज्यादा गहराई के बारे में भी थोड़ा पता हुआ है। वो है आर्कटिक महासागर के अंदर, आर्कटिक सागर के अंदर
यानी आर्कटिक महाद्वीप जो है उसमें हम क्या कर दिया, रूस ने तेल कूपों की ड्रिलिंग की है। ड्रिलिंग किया मतलब ड्रिल के माध्यम से तेल के कुएं की खुदाई की है। वो कहाँ है, वो है आर्कटिक के कोला नामक स्थान पे। कहाँ पे, कोला नामक स्थान पे। क्या तेल कूपों का तेल कूप है वो ड्रिलिंग के माध्यम से किया है। किसके माध्यम से, ड्रिलिंग के माध्यम से उन्होंने खुदाई की। वो गहराई है वो कितनी है, आज बताया जा रहा है कि 12 किलोमीटर। कितनी है, 12 किलोमीटर। अभी मैं बता देना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण ये 2 मिले हैं। कितने मिले, 2 प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। अब 2 प्रत्यक्ष प्रमाणों से हमको क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो इन 2 प्रत्यक्ष प्रमाणों से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि इतनी गहराई तक जाते हैं तो क्या क्या बढ़ता है। इतनी गहराई तक जाते हैं तो ताप भी बढ़ता है, क्या, तापमान भी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, तथा एक चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च तापमान रहा होगा, या उच्च तापमान होगा, बहुत ज्यादा तापमान होगा। इसका एक प्रत्यक्ष जो हम स्रोत ज्वालामुखी को आधार बना करके भी समझ सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी का अभी तक पता नहीं चला है कि ज्वालामुखी किस गहराई से उत्पन्न हुई और कहां से ये लावा बाहर निकला। लेकिन ये निश्चित रूप से पता चल गया कि आंतरिक क्षेत्र के अंदर तापमान उच्च मिलेगा, दाब भी उच्च मिलेगा, और वहां पे अवस्थित चट्टानों का घनत्व भी बाहर की बजाय अंदर ज्यादा मिलेगा। तो प्रत्यक्ष स्रोत है उसमें एक तो दक्षिण अफ्रीका का है और एक आर्कटिक में ये जो खान है, एक तो रोबिन्स गोल्ड माइंस खान है और एक तेल कूप खोदा गया है आर्कटिक में रूस के द्वारा। तो उससे पता चलता है कि अंदर आंतरिक भाग में क्या है। प्रत्यक्ष अनुमान हम यही लगा सकते हैं, इसके अलावा हम प्रत्यक्ष अनुमान लगाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अंदर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उच्च तापमान पाया जाता है और दाब भी बढ़ जाता है। साथ साथ में चट्टानों का घनत्व बहुत ज्यादा है, तो उनको तोड़ना भी इतना पॉसिबल है नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो इसका अनुमान है इतना ही लगाया जाए। सबसे बड़ी जो पता किया है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है भूकंप से। किससे, भूकंप से। वो हमको कैसे प्राप्त हुई है, भूकंप से प्राप्त हुई है। इसलिए अभी यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमको थोड़ा भूकंप की क्रिया विधि और भूकंप किस प्रकार से आता है और भूकंप कहाँ से आता है और किस प्रकार के तरंगे भूकंप से निकलती हैं, उसका अध्ययन करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज पृथ्वी की आंतरिक संरचना या अंदर जो चट्टान अवस्थित है उनके घनत्व के बारे में तथा उनके द्रव्य यो प्लाज्मा या ठोस अवस्था के बारे में अनुमान लगाना थोड़ा आसान नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक भूकंप की उत्पत्ति के बारे कारण खोज रहे हैं, कारणों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि भूकंप के उत्पत्ति के कारण क्या है, और भूकंप से संबंधित कुछ हम शब्दावली का भी अध्ययन यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, शब्दावली। भूकंप, यहाँ पे हम हेडिंग लेते हैं भूकंप। भूकंप क्या होता है, भूकंप होता है पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण। क्या, पृथ्वी के अंतर्जात मतलब आंतरिक बलों के कारण भूपरपट्टी पर आने वाले कंपन या दोलन की क्रिया को ही भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण। क्या, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला दोलन या कंपन की क्रिया को भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। अब अंतर्जात बल कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अंतर्जात बल क्या क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये इतना ही पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आता है उसका धरातल पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उस भूकंप के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये मैंने पृथ्वी का एक ग्लोब यानी रूप बना लिया, और इसके अंदर हम अभी अध्ययन करने वाले हैं कि भूकंप कहाँ पे कैसे आता है और उससे उत्पन्न तरंगे कहाँ कहाँ जाती हैं और
इन तरंगों से हम किस प्रकार से अध्ययन करके हम लोग वैज्ञानिक मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे पता कर सकता है। ये मान लो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, कैसा है, क्या इसका जो घनत्व है वो कितना है, लेकिन अनुमान जो इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि कैसा होता है। देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार से भूकंप उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, भूकंप उत्पन्न हुआ, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक केंद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र यानी अवकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं, अवकेंद्र, अवकेंद्र या उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र, यानी कि यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है। अब भूकंप कैसे उत्पन्न हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंप के माध्यम से कैसे पता किया जा सकता है वो अध्ययन यहाँ पे करेंगे। आगे भूकंप और ज्वालामुखी में जहाँ पे पढ़ेंगे वहां पे हम पता करेंगे कि भूकंप उत्पन्न क्यों होता है और भूकंप के कारण क्या है, भूकंप के प्रकार क्या है, भूकंप से होने वाले विनाश क्या है और भूकंप से होने वाले लाभ क्या क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यह है अवकेंद्र। अब जब यहाँ पे कंपन शुरू हुआ तो इस भूकंप से तरंगे निकलेंगी और वो तरंग 90 डिग्री पे यहाँ पे जाती है और पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सीधा 90 डिग्री का कोण बना करके, और ये जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ये होता है अधिकेंद्र। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के मतलब सतह से कम, सबसे कम दूरी होती है ये, और ये 90 डिग्री के ऊपर, एकदम 90 डिग्री के ऊपर होता है ये, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अब यहां से भूकंप से निकली हुई तरंगे जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर पहुंचेंगी, ये तो चारों तरफ ही जाती है। ये कहां जाती है, चारों तरफ ही जाएंगी, सब जगह जाएंगी। कहां, सब जगह जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से सब जगह जाएंगी, ऐसे सब जगह फैलेंगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएंगी, सब जगह जाएंगी। अभी इससे कैसे पता चलेगी कि पृथ्वी के चारों ओर जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने सब जगह क्या लगा रखा है, सिस्मोग्राफी लगा रखा है। यहां पे भी सिस्मोग्राफी लगा दिया। क्या है ये, सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को नापता है। क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को नाप। यहां पे भी लगा रखा है, ये यहां पे भी लगा हुआ है, यहां पे भी लगा हुआ है, ये भी सिस्मोग्राफ है। पृथ्वी के चारों तरफ हर देश अपने अपने देश के अंदर भूकंप के सिस्मोग्राफ स्थापित कर रखा है। क्या कर रखा है, स्थापित कर रखा है। अभी देखिए इसे कैसे पता चलता है कि भूकंप से 3 प्रकार की वेव निकलती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की वेव निकलती है। एक होता है पी वेव, पी वेव, दूसरा होता है एस वेव, ओके, तीसरा होता है एल वेव। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ज्यादा इधर अध्ययन करेंगे। वो भूकंप वाले चैप्टर के अंदर सेशन में हम डीपली यानी गहराई से अध्ययन करेंगे। सीधा बता देता हूं कि ये 3 प्रकार की जो वेव है ये भूकंप से उत्पन्न होती है। अब तीनों प्रकार की भूकंप जो ये वेव निकलती है इनकी थोड़ी मैं विशेषता बता देता हूं कि ये इनकी जो गति होती है सबसे ज्यादा होती है, इनकी गति मीडियम होती है, इनकी गति एकदम लो होती है। ठीक है, क्या होती है, गति। हमको यहाँ पे गति की जरूरत है क्योंकि यहाँ से निकली हुई तरंगे नीचे तक कितने जब पहुंचती हैं तो कितना समय लेती हैं और पहुंचती है तो कितनी ये तीव्रता इनमें रहती है, तो वो हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। इसलिए हम उनकी गति, इनकी गति के बारे में हमको पता होना चाहिए कि गति किसकी ज्यादा होती है। गति ऐसे इसकी बढ़ती जाती है, क्या गति बढ़ती जाती है तो सबसे कम एल वेव होती है और नुकसानदायक है, सबसे कम नुकसानदायक ये होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ये नुकसानदायक है, नुकसान सबसे ज्यादा पी वेव करती है और सबसे कम पी वेव नुकसान करती है, सबसे ज्यादा एल वेव नुकसान करती है। अभी एक ये बता देता हूं कि पी वेव द्रव्य मतलब पी वेव ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में जाती है। ठोस ये वाली जो है ये ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों माध्यमों में क्या करती है, विचरण करती है, तीनों में करती है विचरण। अब गैस अवस्था में तो कोई मतलब नहीं है, करती है नहीं करती है हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या अध्ययन करना है, ठोस और द्रव्य का अध्ययन करना है। पी वेव तीनों माध्यमों में क्या करती है, संचरण करती है। इसके बाद एस वेव, एस वेव केवल तो केवल किसमें, केवल तो केवल ठोस में
इसमें ठोस में संचरण करती है। इसके अलावा ये कहीं भी न द्रव्य में संचरण करती और न गैस में संचरण करती। और ये एल वेव तरंगे हैं, ये धरातल पे करती है, धरातल पे संचरण करती है। कहां पे? धरातल पे। ये सबसे घातक होती है, जो कि हम भूकंप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये पी वेव, एस वेव, एल वेव इस भूकंप केंद्र से निकली, इस भूकंप केंद्र से निकली और उसके बाद जाएगी, ये वाली तो है एस वेव, ये वाली है पी वेव, ये वाली है एस वेव और ये वाली है पी वेव, और धरातल के ऊपर यहां पे घूमती रहेंगी, वो है एल वेव, जो कि बाद में हम अध्ययन करेंगे। इसका हमको गहराई से कोई पता नहीं चलता। एल वेव से हमको कोई भी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन इससे पी और एस से लगा सकते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने जब भी भूकंप आया तब पाया कि यहाँ पे जो सिस्मोग्राफी लगा हुआ था, इसने बोल दिया कि पी वेव यहां तक पहुंच गई। क्या पहुंच गई? पी वेव इस सिस्मोग्राफी तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि पी वेव से तो हम ये पता नहीं लगा पा रहे कि पी वेव मतलब बीच में पृथ्वी के मध्य में ठोस अवस्था है या द्रव्य अवस्था है, पी वेव से पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन पी वेव से ये पता लगा लेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो चट्टानें हैं उनका घनत्व क्या है। क्योंकि ये पी वेव जब निकलती है तो ये अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित होती है अपने स्थान से, अपने जो रेखीय मार्ग में गमन करती है तो ये होती है अपवर्तित। जिस प्रकार से पानी के अंदर सूर्य की किरण अपवर्तन होता है, अपने मार्ग से थोड़ी लेफ्ट राइट विचलित हो जाती है, वैसे ये पी वेव है वो विचलित होती है। जब ठोस अवस्था आती है तो विचलित होती है, द्रव अवस्था आती है तो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि कहां कहां प्राप्त हुई। अब यहां पे एक लगा रखा था सिस्मोग्राफी, ये लगा रखा है, बोला गया कि इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में क्या नहीं, पी वेव नहीं है, पी वेव हमको प्राप्त नहीं हुई। क्या नहीं हुई? पी वेव प्राप्त नहीं हुई इस क्षेत्र में, और यहां पे भी हमने पी वेव प्राप्त नहीं की इस वाले क्षेत्र के अंदर। तो पता चला कि ये क्यों पी वेव प्राप्त नहीं हुई, लेकिन यहां पे हमको पी वेव मिल गई, यहां पे पी वेव नहीं मिली और इधर मिल गई हमको। तो पता चला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में होगा। क्यों? जब यहां से निकली हुई पी वेव यहां आई और इधर से अपना मार्ग अंदर की तरफ कर दिया, और फिर इधर से जैसे ही इस वाले क्षेत्र के अंदर आई तो वापस ये रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे करके चली गई। तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र बच गया। तो इसका मतलब ये पी का छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र है पी का। और जब पी के बारे में बता दिया, ये भी पी का छाया क्षेत्र है, पी का छाया क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे पी की अवस्थिति नील है, यहाँ पे पी वेव नहीं पहुंची। उसके बाद एस वेव का अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, तो एस वेव पाया कि एस वेव यहां तक पहुंची और यहां तक पहुंची। इस वाले क्षेत्र के अंदर एस वेव पहुंची है। सिर्फ एस वेव की उपस्थिति यहां है, लेकिन एस वेव की उपस्थिति यहां से लेकर के इस क्षेत्र में यहां पे एस वेव की उपस्थिति नहीं है, एस वेव की उपस्थिति यहाँ पे नहीं है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एस वेव यहाँ पे नहीं मिली। तो हमने क्या अध्ययन किया था कि एस वेव सिर्फ तो सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले क्षेत्र के अंदर है ना, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र द्रव्य अवस्था में होगा। क्या होगा? द्रव्य अवस्था में। जैसे ही एस वेव इसके संपर्क में आई और यहाँ पे विचलित लुप्त हो गई एस वेव, इस बार जैसे इधर से आई तो यहाँ पे एस वेव लुप्त होगी, लेकिन पी वेव तो द्रव्य में चलती है, चली और पी वेव को आगे फिर ठोस मिल गया तो ठोस में से सीधी निकल गई, लेकिन अपने मार्ग से विचलित अवश्य हुई। तो इसका मतलब पता चला कि ठोस पी वेव से हमको आंतरिक संरचना की घनत्व का पता हम अनुमान लगा सकते हैं। एस वेव यहाँ से आई और जैसे द्रव्य अवस्था में इंटर किया एस वेव लुप्त हो गई, लेकिन यहां तक तो पहुंची है, इस वाले क्षेत्र में पहुंची है, इस वाले क्षेत्र में नहीं पहुंची। इसका मतलब ये बोलते हैं कि एस वेव छाया क्षेत्र, एस तरंगे छाया क्षेत्र। अच्छा, एस तरंगे छाया क्षेत्र का यदि हम कोण के आधार पर देखें, क्या देखें? कोण के आधार पर देखें तो 105 डिग्री ये मान लो, 105 डिग्री और 105 डिग्री ये मानो, यानी 105 से 105 डिग्री के मध्य एस वेव की अनुपस्थिति है। क्या है? एस वेव की अनुपस्थिति है। अब ये बताओ कि पी वेव इधर पहुंच गई और पी वेव इधर पहुंच गई, तो 105 डिग्री तक
यहां तक तो पहुंची, ऊपर तो पहुंची है पी वेव, लेकिन यहां देखा जाए तो 145 डिग्री तक पी वेव नहीं पहुंची। क्या नहीं पहुंची? पी वेव 145 तक। इसका मतलब ये है कि पी वेव का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री के मध्य है, और वही एस वेव का छाया क्षेत्र कौन सा है? 105 से दूसरी तरफ 105, यानी दोनों के बीच में छाया एस वेव का छाया क्षेत्र पाया गया। अभी मेरा जो यहाँ पे भूकंप का ये इस प्रकार का वेव का समझाने का मतलब ये हुआ कि इनके आधार पे वैज्ञानिकों ने क्या पता किया। वैज्ञानिकों ने, अभी मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि पी वेव से क्या पता चला। देखो, पी वेव से ये पता चला कि जब ये अवकेंद्र से यानी भूकंप केंद्र से पी वेव निकली, तो निकलने के बाद ऊपर संपूर्ण क्षेत्र के अंदर फैल गई। जब नीचे पता किया तो 105 से 145 डिग्री दोनों साइड पे पी वेव का छाया क्षेत्र मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पी वेव को अंदर द्रव अवस्था तो मिला ही मिला है, उसके बाद ठोस अवस्था फिर मिला है। इसलिए पी वेव है ना, वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में गुजरी तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपनी दिशा को बदल दिया, बदलने के बाद नीचे निकल गई। तो दोनों साइड में 105 से 145 डिग्री के मध्य 105 से 145 डिग्री के मध्य छाया क्षेत्र पी का मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अवस्था के साथ साथ बीच में ठोस अवस्था भी है। इसका पता चल गया पी वेव से। क्या पता चल गया? आंतरिक घनत्व पता चल गया। उसके बाद हम एस वेव पे आ जाते हैं। तो एस वेव से क्या पता चला हमको? एस वेव से पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रव अवस्था पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पी वेव का एस वेव का जो छाया क्षेत्र है वो दोनों साइड में 105 डिग्री से 105 डिग्री नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे एस वेव नहीं मिली। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत बड़ा क्षेत्र है वो द्रव अवस्था में भी है। तो इसका भी पता चल गया। अभी इसके आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर यदि देखें तो हमको भूकंप से पता चलता है कि आंतरिक क्षेत्र कैसा है। अनुमान लगाया गया क्या है आंतरिक क्षेत्र कैसा है। एक तो हम भूकंप से पता कर सकते हैं। अभी हम और कैसे पता कर सकते हैं कि आंतरिक क्षेत्र कैसा है? देखिए, हमने कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के जो सूर्य है ना, सूर्य के पास द्वैतारक का सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द्वैतारक का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें सूरज के पास एक बहुत बड़ा, सूरज से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाला एक तारा आया था, और उस तारे ने क्या किया? सूरज का कुछ हिस्सा अपनी तरफ आकर्षित कर दिया और वो तारा निकल गया और सूरज का कुछ हिस्सा टूट के ब्रह्मांड में फैल गया था। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे पृथ्वी की तरह ही पृथ्वी जिस पदार्थ से बनी है उसी पदार्थ से बने हुए कुछ उल्कापिंड भी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पे आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल पे आ जाते हैं। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पे इस पे आएंगे तो क्या होगा? जैसे ही वो वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो उच्च घर्षण होता है, बहुत ज्यादा घर्षण होता है। तो उस वायुमंडल के अंदर जो घर्षण होता है तो उससे फिर क्या होता है? उसमें आग लग जाती है। आग लग करके उसकी चारों तरफ का जो बार बार बाहर वाली का हिस्सा है वो क्या होता है? जल के भस्म हो जाता है, राख बन जाता है, लेकिन बीच का हिस्सा बच जाता है। ध्यान देने की बात है कि यदि आकार में कोई उल्कापिंड बड़ा है, क्या है? आकार में यदि कोई उल्कापिंड बड़ा है तो वो जब आएगा पृथ्वी की तरफ तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते उसका आकार छोटा हो जाएगा और पृथ्वी के ऊपर आगे गिर जाएगा। और वैज्ञानिक उसको उठाएंगे, उठा के शोध संस्थान में लेके जाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे कि वो किससे बना है। तो आज तक जो पता चला है वो पदार्थ जो मिला है, उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपर आया है, वो उल्कापिंड वैज्ञानिकों ने लेके शोध संस्थान में जब इसका पता किया तो वो किसका बना है? निकल और फेरस का बना है। किसका बना है? निकल और फेरस का बना है। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हमारी जो ये जो एस तरंग है और साथ में जो पी वेव है ये विचलित हुई थी मार्ग से और एस तरंग खत्म हुई थी। इससे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पी वेव अपने मार्ग से विचलित हुई। इसका मतलब अंदर ठोस पदार्थ है। क्या है? पृथ्वी के बीच में ठोस पदार्थ होगा ना, तो ठोस पदार्थ होगा तो फिर क्या होगा? कौन से प्रकार का ठोस पदार्थ, उसका घनत्व कितना होगा? इसका अनुमान हम उल्कापिंड से लगा सकते हैं कि उल्कापिंड के अंदर जो फेरस और निकल से बना हुआ उल्कापिंड है उसका घनत्व है, उच्च घनत्व है। उसका क्या है? उच्च 10 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो फिर उससे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना है? निकल और फेरस से बना है। दूसरी, आंतरिक भाग निकल और फेरस का एक प्रमाण और मिल जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर प्रत्येक वस्तु को खींचती है। इसका मतलब अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय पदार्थ है। तो उससे भी पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना है? निकल और फेरस से बना है। इससे भी हम अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी कैसी है इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, कैसी कैसी है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कौन सा पृथ्वी के भूप्रपट्टी से लेकर के और आंतरिक यानी कि यहाँ तक केंद्र तक जो जिस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं तो उनकी कितनी गहराई तक कौन सी चट्टानें मिलती है, इसका बारे में अभी तक हमने अनुमान नहीं लगाया। लेकिन ये पता चल गया भूकंप की तरंगों से और उल्का पिंडों से पता चल गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में भी है और क्या क्या गैस में उसमें द्रव अवस्था में भी है। दोनों अवस्था आंतरिक भाग में पाई जाती है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन सी जगह तक द्रव अवस्था मिलेगी और किस जगह तक क्या मिलेगी, ठोस अवस्था मिलेगी। इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तो इसके बारे में पता करने के लिए हम लोग एक भूकंप की वेव से ही पता चल जा रहा है। भूकंप के वेव से ये पता वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया कि लगभग क्योंकि ये सिस्मोग्राफ है ना, क्या ये सिस्मोग्राफ है ना, ये भूकंप की वेव की गति को बताता है कि किस गति से यहाँ पे हिट किया है ये वेव और किस गति से यहाँ पे हिट किया, किस गति से यहाँ पे अधिकेंद्र पे हिट किया। जब इन दोनों का पता चलेगा, इन दोनों का जब आप आपस में क्या कंपैरिजन करते हैं तब पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी में कितना अवरोध उत्पन्न हुआ जिसके कारण जो तरंगे हैं वो ह्रास हुई तरंगों का, और यहाँ से यहाँ तक चला गया तो बीच में जो अवरोध आया उसमें कितना तरंगों का ह्रास हुआ। इसके अनुमान से पृथ्वी के आंतरिक भागों का भी पता लगा लिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो कितनी गहराई तक कौन कौन सा अवस्था पाई जाती है, इसका भी इन्होंने पता कर लिया। तो इससे पता चला तब पृथ्वी के आंतरिक भागों को वैज्ञानिकों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। उन 3 भागों का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो उसका हमको स्रोतों के आधार पर पता चल ही गया। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं, वो भी थोड़ा यहाँ पे अध्ययन हम कर लेते हैं। देखो, आंतरिक संरचना में यदि देखा जाए तो मैं एक प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसका चित्र बना रहा हूं। ये चित्र बना दिया भूप्रपट्टी का, ऊपर का चित्र बना दिया और नीचे तक यहां तक मैंने खींच दिया, ये इसकी आकृति बना दी। ये पहाड़ है, पहाड़ या पर्वत है। पर्वत और पहाड़ का भी डिफरेंस हम आगे वाले क्लास में बताएंगे। और ये क्या है? ये महासागर है, महासागर है। अब मैं ये बता देना चाहूंगा कि इस भूकंप सिस्मोग्राफ ने यहाँ की पृथ्वी के आंतरिक जो चट्टानें हैं, जो संरचना है, उसका विभाजन इस सिस्मोग्राफ के आधार पे किया है। सबसे पहले ये बताया कि इनको 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में, 1, 2, यानी कि और ये 2। ये इसको बोल दिया क्रस्ट। क्या बोल दिया? क्रस्ट। ये क्रस्ट है, इसको बोलते हैं भूप्रपट्टी। ये तो हो गया भूप्रपट्टी, इसकी भी गहराई भी बताएंगे। ये है दुर्बलता मंडल, जो कल हमने पढ़ा था, दुर्बलता मंडल, जिसके ऊपर क्या ये वाली प्लेटें मूवमेंट कर रही है। ये वाली सारी की सारी प्लेटें क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। और प्लेटों को कितने भागों में विभाजित किया था? जो प्रमुख प्लेट थी उनको 7 भागों में, और जो छोटी छोटी प्लेटें थी उनको 6 भागों में विभाजित किया था ना। यही वो दुर्बल मंडल है जिसके ऊपर ये तैर रही है प्लेटें। क्या कर रही है? तैर रही है। उसके बाद इस वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेंटल। और इस वाले भाग को कोर। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। इस वाले भाग को कोर और ये वाले भाग मेंटल। और इनकी जो यदि गहराई यदि देखा जाए तो इसकी गहराई है, इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। किसकी? भूप्रपट्टी की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर बताई गई है। और महासागरों में वो कम है और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा है। वो ऑटोमेटिक में समझ जाओगे कि कहां पे कितनी है। ठीक है, तो औसत यदि देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर औसत आता है इसका। यहाँ पे 30 किलोमीटर मिलेगी आपको, 30 किलोमीटर मिलेगी, तो यहाँ पे 70 किलोमीटर के आसपास मिलेगी, और यहाँ पे 70 किलोमीटर मिलेगी, और यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। तो औसत जो उसकी जो भूप्रपट्टी ली गई है वो 100 किलोमीटर मोटी ली गई है। उसके बाद ये मेंटल है। मेंटल के अंदर क्या? मेंटल है ये 2900 किलोमीटर है। मेंटल की मोटाई कितनी है?
2900 किलोमीटर। तो मेंटल के अंदर कुछ हिंसा क्या है, कुछ हिंसा द्रव्य अवस्था में है। ये वाला यहाँ पे भी द्रव्य अवस्था में है। ये मेंटल का भाग है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये मेंटल का हिस्सा है। और मेंटल वाले हिस्से के अंदर ही क्या है, एक द्रव्य अवस्था पाई जाती है। और द्रव्य अवस्था के बाद यहां पे ये ठोस है। कोर क्या है, ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में कोर क्या है, ठोस अवस्था में। तो इसीलिए हमने पता किया था, ये यहाँ पे बनाया था कि बीच में पी वेव है, वो अपना मार्ग बदलती है। तो पी वेव इसी वजह से बदलती है कि यहाँ पे यदि भूकंप आया तो नीचे गया, यहाँ पे बदलेगी, क्योंकि द्रव अवस्था दुर्बलता मंडल आएगा, यहाँ पे भी बदलेगी। फिर ठोस आ गया, यहाँ पे बदलेगी। और फिर यहाँ द्रव अवस्था फिर आ गया, इधर बदलेगी। और ये बीच के अंदर जो कोर आ गया, निकल और फेर्स का अनुमान लगाया जाता है कि निकल और फेर्स से बना हुआ है, यहाँ का घनत्व बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी अपनी पी वेव अपना स्थान यानी अपनी डायरेक्शन बदलेगी। तो इसके आधार पे पता चल रहा है कि ये कोर है वो ठोस अवस्था में है। और एस वेव तो इधर से इधर ही निकल जाती है, यहीं पर निकल जाएगी, ये अंदर प्रवेश करती नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी के जो भूपटपट्टी से लेकर के केंद्र तक 3 भागों में विभाजित किया है, मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया है। एक है क्रस्ट भूपटपट्टी बोलते हैं, मेंटल और कोर, 3 भागों में विभाजित किया है। अभी आगे हम आगे वाला जो पढ़ेंगे, आगे जो हमारा चैप्टर आएगा तो उसको थोड़ा सा डीप में हम बताया जाएगा, क्योंकि हम महासागर और महाद्वीप के उच्चावच के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है वो इस प्रकार से वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि किस प्रकार की आंतरिक संरचना होगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको साक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आज हम इस क्लास को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं वीडियो तो आप लोगों के पास संदेश पहुंच जाए। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग यदि मिलता रहेगा तो मैं अधिक से अधिक कंटेंट लेके आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर कराऊंगा। तो ये जो क्लास है मेरी, ये फाउंडेशन की क्लास में चल रही है, ये ज्योग्राफी मैराथन की चल रही है। सुबह मेरा चलता है इतिहास मैराथन चल रहा है, शाम को ज्योग्राफी मैराथन। मैं बता देना चाहूंगा जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव आरएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जो 11वीं 12वीं के बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो 12वीं के बोर्ड में जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हीं के सिलेबस के अनुसार इस क्लास को रन करवा रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो नए लोग तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई से जुड़ करके एक अच्छे नौकरी प्राप्त करने की जो लक्ष्य बनाया हुआ है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि प्रारंभ से अंत तक देखिए और पीछे वाले वीडियो भी देखिए, आगे वाले वीडियो देखिए। दोनों को जब आपस में कोरिलेटेड करोगे तो आपको ज्योग्राफी आवश्यक रूप से आप ज्योग्राफी के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे इस क्लास को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।